जैसे IUPAC नाम को पढ़ते थे पहले कार्बनिक यौगिकों में, तो जब कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम आप लोगों ने पढ़ा है, आपने देखा है कि उसके पहले कुछ नियम जान लेने जरूरी थे। वैसे ही उपसह संयोजक यौगिकों को अगर आपको पढ़ना है, आपको उससे पहले भी कुछ नियम जान लेने जरूरी हैं, और तब आप उपसह संयोजक यौगिकों को पढ़ पाएंगे। हालांकि मैंने ऐसे देखा है कि यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही सरल आपको IUPAC नाम पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक रहेगा कठिन से कठिन भी IUPAC नाम पढ़ना सीखेंगे। वैसे मैंने जो देखे हैं पिछले कुछ वर्षों में IUPAC नाम बिल्कुल सरल मिले हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं कठिन भी नाम को हम लोग देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो मैंने हेडिंग डाली है कि उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ही नंबर पर आपको ध्यान देना है, सब चीजों को रटना नहीं है, ध्यान केवल देना है आपको। कहता है सबसे पहले एक काम करना है, आपको धनायन का नाम पढ़ना है और इसके बाद आपकी ड्यूटी है आप ऋणायन को पढ़ें। वैसे भी आज तक भी बेटा यही करते रहे हैं। इसके पहले भी दुनिया में जितने भी यौगिकों को पढ़ा होगा आपने, उनमें से अधिकांशतः, जैसे आपने एक यौगिक का नाम पढ़ा होगा क्लास 10th 9th और उससे भी छोटी क्लासेस पे इसका नाम पढ़ा जाए तो आप सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड। जानते हैं सबसे पहले आप सोडियम धनायन को पढ़ रहे थे, बाद में आपने किसका नाम पढ़ा है ऋणायन का। तो आज तक यही काम किया है, जब भी कभी किसी यौगिक का नाम पढ़ने का नंबर आया पहले धनायन का नाम पढ़ा है और फिर ऋणायन का नाम पढ़ा गया है। कह रहा है आज भी आपको वही काम करना है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा सोच लेता है नियम है ये, तो वो उसको रटने लगता है, तैयार करने लगता है, उस पर जाओ मत कभी। आज तक भी जो नियम था वो यही था कि धनायन पहले पढ़ेंगे और ऋणायन बाद में पढ़ेंगे। आप कभी भी किसी सूत्र का देख लिए, एक सूत्र आता था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धनायन होता था, ऑक्सीजन ऋणायन तक होता था। तो धनायन को पहले पढ़ना, ऋणायन को बाद में। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको सूत्र मिल जाए तो धनायन और ऋणायन की पहचान कर लेनी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले में आप धनायन और ऋणायन की पहचान कर पाते थे। इन फॉर्मूलों में धनायन और ऋणायन की पहचान थोड़ी सी अलग क्वालिटी से है। देखो जरा, आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है भाग, उसको अलग अपने राडार पर ले लें, उसको पहचान लें अलग से, और उसके पहले का कुछ भाग ब्रैकेट से बाहर लिखा है, इसको भी अलग पहचान लें। जो भाग पहले लिखा होता है धनायन होता है, जो भाग बाद में लिखा होता है ऋण आयन होता है, जिसमें से इस सूत्र के अकॉर्डिंग धनायन का नाम बिल्कुल आसान है, पोटेशियम। अगर परेशानी आएगी तो ये ऋणायन वाले नाम को पढ़ते समय। तो मेनली जो रूल भी बनते हैं, मुख्य रूप से जो नियम बनते हैं, वो इसी ब्रैकेट के अंदर लिखे गए भाग को पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये अंदर वाला भाग भी दो भागों से मिलकर बना होता है, लिगैंड प्लस केंद्रीय धातु परमाणु। तो धनायन का नाम नॉर्मली सभी जानते हैं, ऋणायन का नाम पढ़ने की कला सीखनी होगी। सेम नीचे वाले कंपोनेंट पर आ जाएंगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा था उसको पहला पदार्थ बता देना। एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा हो गया भाग ब्रैकेट के बाहर। आप जानते हो अभी इस बार धनायन ये है, और जो बाद में लिखा हुआ ये कैसा है, ऋणायन। तो एक बात तो और अच्छी जान गए कि धनायन लिखा भी पहले होता है और ऋणायन कहाँ लिखा होता है, बाद में। लेकिन इस प्रकार के सूत्रों में आपको ऋणायन पढ़ना आसान है, ऋणायन के नाम आप आसानी से बोल सकते हो। इस बार अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो कौन सा आयन पढ़ना है, धन आयन। जरूरी होता है कि हम सबसे पहले इसी बड़े ब्रैकेट में लिखे भाग को पढ़ने की कला सीख लें। तो इस बड़े वाले भाग में जो भी चीजें लिखी होती हैं, उस पूरे अवयवों को हम लोग कहते हैं उपसह संयोजक परिसर, या अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते थे, इसी को समन्वय सत्ता भी कहते थे। आपको सबसे पहले इसी भाग का नाम पढ़ना है जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। उसको पढ़ने के लिए मैंने कुछ रूल लिखे हैं, उसको पढ़ेंगे। कहता है सबसे पहले लिगैंड की संख्या आपको बतानी होगी। जैसे कैसे बतानी होगी, इसमें लिगैंड की संख्या कितनी है, 6। तो आप लिगैंड की संख्या 6 कैसे बताओगे? आप लिख दोगे कि 6 लिगैंड हैं, या फिर आप नामकरण करते समय 6 के लिए कुछ विशेष शब्द का प्रयोग करोगे। तो ध्यान रखना, अगर लिगैंड कोई भी लिगैंड एक बार आया हो, डायरेक्ट लिगैंड का नाम लिख देना।
लिगेंड अगर 2 बार आया हो तो उसके नाम से पहले क्या लगा देना, डाई। 3 बार आया हो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आया हो तो टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, और 6 बार अगर आया हो हेक्सा, 7 बार के लिए ऑक्टा, 7 बार के लिए हेप्टा, 8 बार अगर आया हो तो ऑक्टा, 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका। इसके बाद फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहता है ये सारी चीजें तो आप समझ गए, अरे ये तो पहले भी पढ़ रखे हैं, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में भी हम इस बात को जानते रहे हैं। लेकिन बेटा उसके बाद कुछ लाइन लिखी, उसको ध्यान से देखना है। ये केस जब फंसता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहता है यदि किसी लिगेंड में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा लिखा हो, शब्द लिखा हो, समझो आप यहां पर एक लिगेंड दिखेगा, ये लिखा हुआ है, देखो इस लिगेंड के नाम पर ही डाई लिखा हुआ है, नहीं लिखा है मतलब, और किसी लिगेंड के नाम में ही डाई आता हो, किसी लिगेंड के नाम में ही ट्राई लिखा हो, किसी लिगेंड के नाम में ही टेट्रा लिखा हो, तो फिर एक बात को याद रखिए, अगर वो लिगेंड 2 बार आ जाए तो फिर आप डाई मत लगाइएगा आगे। आप 2 बार आ जाए तो फिर उसके लिए क्या लगाइएगा, 20। अगर यही लिगेंड 3 बार लिखा होता तो हम नाम के पहले ट्राई नहीं लगाते, हम नाम के आगे लगाते ट्रिस। 4 बार अगर आया हो उसके लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। इसके बाद भी होगा, लेकिन आपको इतने लंबे वैल्यू की जरूरत कभी पड़ने वाली ही नहीं है, आप इतने ही से काम हो जाएगा। वैसे भी लिगेंड 6 तक जाएगा, इससे ऊपर तो जाएगा भी नहीं कभी। जब आप इस प्रकार के नामों को जान जाओगे कैसे कब लगाना है, ये नीचे वाली वैल्यू 20 ट्रिस वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब आपके उप सहसंयोजक यौगिक के किसी लिगेंड में ही डाई या ट्राई पहले आता हो, तो हम 2 बार डाई या ट्राई नहीं लिखेंगे, फिर उसके लिए हम 20 और ट्रिस ये वाले चीजें यूज करेंगे। इसके बाद कहता है अब लिगेंड्स का नाम, मतलब आप लिगेंड्स की संख्या लिख चुके, अब लिगेंड्स का आपको क्या लिखना है, नाम। तो लिगेंड का नाम भी जो लिखना है वो अल्फाबेट के क्रम में लिखना है। अल्फाबेट के क्रम का मतलब होता है, देखो इसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो सारे लिगेंड CN ही है, अल्फाबेट से मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे भी मिलेंगे, देखो यहां सूत्र एक लिखा है, लिगेंड Cl भी है और लिगेंड H2O भी है। Cl लिगेंड का नाम होता है क्लोराइडो, स्पेलिंग स्टार्ट होती है C से, और बेटा जो H2O होता है इसको कहते हैं एक्वा, स्पेलिंग स्टार्ट होती है A से। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर हमें इसको अल्फाबेट के क्रम में पढ़ने के लिए कहा जाए, पहले एक्वा और फिर यूज में आएगा क्लोराइडो, क्योंकि Cl से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपसे थोड़े से ही नॉलेज के लिए पूछूं कि आप क्या इस बात को समझ पाए हैं, तो मैं पूछूंगा बेटा अगर कभी भी CH3O लिखा हो और कभी भी OH माइनस चार्ज भी, ये भी लिगेंड बनाओ, मेथॉक्सो भी लिगेंड बना हो, हाइड्रोक्सो भी लिगेंड बनाओ, आप लिगेंड में पहले किसका नाम पढ़ोगे, मेथॉक्सो का या हाइड्रोक्सो का? तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ मेथॉक्सो की स्पेलिंग तो M से स्टार्ट होगी और हाइड्रोक्सो की स्पेलिंग स्टार्ट होगी H से। H अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले मिलता है, M अंग्रेजी के अल्फाबेट में बाद में आता है। पहले हाइड्रोक्सो का यूज करेंगे और फिर यूज करेंगे मेथॉक्सो का। इसके बाद भी अगर आप जान गए कि अल्फाबेट में हम नामों को पढ़ लेंगे, तो उसके लिए तो आपको लिगेंड्स के नाम भी आने चाहिए। आपके जितने भी सामने मैंने लिगेंड रखे हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से बनकर आएगा, इससे बाहर कभी नहीं जाने वाला है। जैसे मैं एक बार एक जल्दी से इनको पढ़ के सुना देता हूं, हालांकि आपने पिछली क्लासेस में भी शायद इनको में से आधे से ज्यादा को लिख चुके हो गया। अगर लिगेंड में H3O आ गया है पॉजिटिव चार्ज के साथ, बेटा उसको हाइड्रोनियम कहते हैं लिगेंड को। अब सोचो 3 बार हाइड्रोनियम अगर लिखा होगा तो 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई और H3O+ के लिए यूज करेंगे हाइड्रोनियम। NO पर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो नाइट्रोसोनियम, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो नाइट्रोनियम। याद रखना वो नाइट्रोसोनियम है, ये नाइट्रोनियम है। NH2 NH3 पॉजिटिव चार्ज लिखा हो तो हाइड्रोजीनियम। इसके बाद अगर H2O लिखा हो, ये सारे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड थे, ये उदासीन लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है।
जिन पर चार्ज ही नहीं किसी का। H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 एमीन लिखते हैं इसको। बेटा NO को लिखते हैं नाइट्रोसिल। इस जगह बच्चा काफी कंफ्यूजन में रहता है, कहता सर जी NO एक बार लिखा था आपने, मैंने कहा बिल्कुल लिखा था, आज फिर NO आ गया है। तो कहता है हम जानेंगे कैसे कि NO कौन सा नाइट्रोसिल है और कौन सा नाइट्रोसोनियम है। तो बेटा आप इनमें से जैसे ही यौगिक का नाम आएगा आप खुद पहचान जाओगे किसको नाइट्रोसिल बोलना है, किसको नाइट्रोसोनियम बोलना है। आप इससे परेशान ना होना। पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो नाइट्रोसोनियम और पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो नाइट्रोसिल। बिल्कुल उसी हिसाब से अगर NO को नाइट्रोसिल कहते हैं तो CO को कार्बोनिल, CS को O की जगह पर अगर S लगा दिया जाए किसी भी सूत्र में, O की जगह पर S लगा दिया जाए तो नाम के पहले थायो जोड़ देते हैं। तो कार्बोनिल का सूत्र तो था ही CO, O की जगह पर S लिखा है तो थायो कार्बोनिल। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इसका तो नाम पहले से फेमस था, एथिलीन डाइएमीन। लेकिन इतना बड़ा शब्द अगर नहीं लिखना चाहते तो आप उसको क्या लिख सकते हो, EN। हालांकि जब आपको नाम लिखना होगा पूरा नाम लिखोगे, सूत्र नहीं लिखना चाहोगे तो EN लिख लोगे उसकी जगह पर। H माइनस चार्ज है तो हाइड्राइडो इसको पढ़ेंगे। O पर डबल माइनस चार्ज है तो ऑक्साइडो पढ़ेंगे इसको। इसके बाद अगर O2 पर डबल माइनस चार्ज है, देखो ये भी ध्यान देने लग, ये O पर डबल माइनस चार्ज है, यहां O2 पर डबल माइनस चार्ज है, इसको नाम पढ़ेंगे परऑक्सो। बेटा इस जगह पर ऑक्सो। NH2 पर माइनस चार्ज है एमाइडो, NCN माइनस चार्ज है थायोसाइनेटो। इसके बाद NO2 पर माइनस चार्ज है तो नाइट्रो, और इसी NO2 माइनस चार्ज को अगर ONO लिख दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं नाइट्राइटो। डिफरेंस क्या होता है, इनमें जो दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन है, इनमें जो दाता परमाणु है वो ऑक्सीजन है। CH3O लिखा हो तो मेथॉक्सो, कुछ छोड़ तो नहीं रहा। अगर OH माइनस चार्ज हो हाइड्रोक्सो, अगर SO4 माइनस चार्ज है तो सल्फेटो, और SO3 माइनस चार्ज है तो सल्फाइटो। NO3 माइनस चार्ज 1 है तो नाइट्रेटो, CO3 माइनस चार्ज डबल है कार्बोनेटो, CN माइनस चार्ज साइनो, या इसका नाम कुछ लोग साइनाइडो भी बोलते हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं वहां। CNO को बोलते हैं साइनेटो, C2O4 डबल माइनस चार्ज को ऑक्सिलेटो, CH3COO ये लिख गया है क्या, नहीं लिखा है अभी। CH3COO लिखा हो माइनस चार्ज के साथ एसीटेटो, F के लिए फ्लोराइडो, Cl के लिए क्लोराइडो, Br के लिए ब्रोमाइडो, और आयोडीन के लिए आयोडाइडो। अब देखो इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद ये नाम तो पढ़ने सीख गए, सूत्र दिखेगा नाम बता पाएंगे। लिखा है इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, मतलब सबसे पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जैसे यहां पर लोहा है तो आयरन लिखोगे, यहां पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखोगे, और नाम लिखने के बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या को रोमन पद्धति में लिखना है। मतलब जो भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी उसको कौन सी पद्धति में लिखना है, रोमन पद्धति में। तो इतनी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि आप सूत्र को बना सकते हैं। अब हम सूत्रों को बनाना स्टार्ट करते हैं, नाम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, उनसे समझो अपना। सबसे पहले उन संकुल को नाम पढ़ेंगे जो धनायनिक संकुल होते हैं, अर्थात इस संकुल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, उनका नाम कैसे पढ़ेंगे। इस टाइप के यौगिक लिख के आ जाएंगे, इस टाइप के नाम आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे, तो उनके नाम क्या पढ़ें। तो बेटा तरीका बिल्कुल आसान था, आपको सबसे पहले बताना था कि लिगैंड की संख्या कितनी है, 6, और आपको ये पता है अच्छी तरह से लिगैंड की संख्या जब 6 होती है तो आप उसको कैसे लिखते हो, हेक्सा से। तो पहला काम तो मेरा ये है कि मैं इसका अगर नाम लिखता हूं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, हेक्सा। हेक्सा के बाद बेटा NH3 लिखा हुआ है, NH3 का अब आपको नाम ढूंढना है। तो कहोगे सर जी NH3 का अगर हम नाम ढूंढने जाएंगे तो इसका नाम तो एमीन है, तो हेक्सा के बाद NH3 को लिखेंगे एमीन। चलो हेक्सा एमीन हो गया। अब आपको पढ़ना है धातु का नाम, तो भैया धातु का नाम है कोबाल्ट।
घबराना नहीं, क्योंकि अब काम कठिन है। कह रहा था धातु का नाम जब लिख लोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो जाएगा, आपको ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है और उसको रोमन पद्धति में लिखनी है। तो बेटा ऑक्सीकरण संख्या आपने निकालनी पहले सीखी है, नहीं भी सीखी है, आज इसको पूरे मन से देखो, छोड़ना नहीं इसको। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? कोबाल्ट की। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को कितना लिखा जाए? X। बेटा NH3 पर देखो जरा, क्या कोई आवेश था? नहीं था। तो NH3 पर आवेश था 0 और गुणा किया गया उसे काहे से? 6 से। कैसे? 6 बार था। और इसके बाद बराबर के दूसरी ओर लिखेंगे जो चार्ज था। चार्ज कितना था? +2। अभी इतनी बात समझ में आ पा रही है? NH3 का चार्ज आप वहां जरूर लिखेंगे। बेटा ये चार्ज 0 हो गया, X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। कोई भी बच्चा इस प्रकार से लिखकर नहीं आएगा, समझ पा रहे हो? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बताया ऑक्सीडेशन नंबर को आप कौन से पद्धति में लिखो? रोमन। तो आपको पता होगा 2 को किस पद्धति में लिखा जाए? रोमन पद्धति में क्या लिखा जाए? कोबाल्ट सेकंड। एक काम और आखिरी में करना, पॉजिटिव चार्ज था ना, अगर चार्ज हो तो उसको यह बताना कि यह सूत्र था आयन का। नेगेटिव चार्ज भी हो तो भी यह बताना कि यह सूत्र किसका था? आयन का। क्या अभी इसका नाम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगी? चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट वाले को अगर पढ़ने की कोशिश की जाए। बेटा सबसे पहले तो देखना लिगैंड की संख्या कितनी है? 6। अब बेटा लिगैंड की संख्या 6 है तो आप इसको बोल सकते हो हेक्सा। चलो ठीक है बेटा। इसके बाद H2O लिखा है। अब H2O को तो अगर आप ध्यान से देखो कह दो जल लिखो इसको ना भैया, हेक्सा। H2O का नाम था एक्वा, तो हेक्सा के बाद एक्वा। इस बात को भी अच्छे ढंग से समझ लेना, इस बात की कोई लड़ाई नहीं मानी जाएगी कि आप ये समझो नहीं ये कैपिटल में लिखो। अंग्रेजी में हमको सिखाया गया है ग्रामर में कि लाइन की शुरुआत करेंगे तो कैपिटल से करेंगे, ना भैया ऐसा ही लिखा रहने देना स्मॉल से। ये अंग्रेजी में आप ग्रामर नहीं सीख रहे हो, आप इनके IUPAC नाम पढ़ रहे हो। ग्रामर होगा तब आप इन सारी चीजों का ध्यान देना। तो हेक्सा का मतलब 6 बार, एक्वा का मतलब जल का अणु इसमें से अवेलेबल है। अब नंबर आता है केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? क्रोमियम। तो भैया हम यहां लिखते हैं क्रोमियम का नाम CHROMIUM। अब ये ब्रैकेट जानते हो क्यों लगाया गया है? ताकि क्रोमियम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को बताया जा सके। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे अच्छा खासा, बेटा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अपने दिमाग को यूज कर लेता है, 10% भी, 90% ना यूज करे, वो तुरंत बता सकता है ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैं पढ़ के देखो सुनाता हूं। इसकी कितनी मानोगे? X। H2O पे क्या कोई आवेश होता है? नहीं, तो सारा का सारा 0 हो गया, इससे मतलब ही नहीं। इधर X बचा, बराबर की दूसरी ओर कितना पॉजिटिव चार्ज लिख दोगे? 3। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज 3 लिखोगे तो बेटा रोमन अंक में 3rd लिख दिया जाए, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है इसलिए आयन जरूर लिखने की जरूरत होती है। समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है? नेक्स्ट नंबर पे एक और लिखा हुआ है, इस जगह थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। हालांकि मैं क्या सोचता हूं, परेशान होने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ लिगैंड क्या एक है कि 2 है? 2 है। तो 2 लिगैंड्स में तो पहले तो इसी बात की लड़ाई है, पहले किसको पढ़े? तो बेटा Cl को कहते हैं क्लोराइडो और H2O लिखा है। हाँ, H2O को कहते हैं एक्वा। आपको क्या लगता है एक्वा बढ़िया है पहले लिखना कि Cl क्लोराइडो को पढ़ना ठीक रहेगा? एक्वा। अच्छा एक्वा आया कितनी बार है? 5 बार। तो 5 बार के लिए आपने इसको लिखा था कि पेंटा। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करेंगे, पेंटा एक्वा। 5 बार आया है जल, तो पेंटा एक्वा। अच्छा क्लोरीन कितनी बार आया है? 1 बार। आप सीधे लिख सकते हैं क्लोराइडो। कुछ जगहों पर
कुछ बुक्स में या कुछ बच्चों का या कुछ टीचर का तरीका ऐसा होता है कि क्लोराइडो अगर एक बार आया तो वो लिखते हैं मोनोक्लोराइडो। आप लिख भी सकते थे, जरूरत थी भी नहीं वहां लिखने की, ऐसे ही लिखकर चले आओ। क्लोराइडो लिखा ही इसका मतलब है क्लोरीन है। अच्छा, क्लोराइडो भी हो गया। इसके बाद लिगैंड तो सारे आपने लिख लिए, बचता है केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम, CHROMIUM। बेटा बाद में ये तो लिखना ही होता है आयन। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, कैसे देखो तो ध्यान दो, इसको आसानी से पहचानेंगे बिना हल करे। इसके बाद जैसे तो आप कहोगे कि नहीं सर इसको हल करके ही दिखाओ, अभी समझ में कम आ रहा है, तुरंत हल कर देंगे इसको। अच्छा यार ये बताओ H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्रोमियम की X बराबर के दूसरी ओर +2। यहां Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1, कहीं लिखा होगा -1 चार्ज लगा है। तो ये जो क्लोरीन -1 है ये बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो +1, और ध्यान से अगर समझोगे तो +1 तो ये बना जाके, और +2 तो पहले से अवेलेबल था वहां, तो कितना हो जाएगा? +3। आपको थर्ड यहां लिख देना है। अब एक चीज आपसे पूछेंगे, क्या ये ऑक्सीकरण संख्या में थर्ड लिखा हुआ जो परेशान कर रहा है तो हम लिख के दिखाएं, सॉल्व करके दिखाएं? क्या कहते हो जाएगा सॉल्व? तो इनको नोट करो आप, और फिर देखो और भी नाम है जिनको हम लोग पढ़ने की तरीके सीखते हैं। देखो ये अब क्या है कि इसके पहले जो आपने नाम पढ़े हैं वो उसका संकुल जो होता था वो धनायन होता था, अर्थात पूरे बड़े ब्रैकेट के बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिखा रहता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या रखा है भाई, पहले तो भी पॉजिटिव वाले हैं, इसके बाद उदासीन वालों को पढ़ेंगे, बाहर ना तो पॉजिटिव चार्ज और ना ही निगेटिव चार्ज। वैसे अगर मैं देखता हूं ऊपर वाले जो ये दोनों नाम लिखे, वैसे तो कायदे से अगर आप नाम को समझ रहे हैं, उनके नाम तो खुद आपको लिखने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं उनके नाम लिखवा देता हूं। देखो यहां पर नाम लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा इसको। Cl पहले लिगैंड पढ़ने होते हैं, तो Cl को पढ़ेंगे क्लोराइडो, C से स्पेलिंग स्टार्ट होगी। इसका नाम जानते हो क्या पढ़ना था? नाइट्रो। अच्छा इसका नाम क्या पढ़ना था? एमिनो। अब आप तीनों के नाम को कंपेयर करो तो क्लोराइडो C से, नाइट्रो N से, और ये जो NH लिखा है ये A से। आपको क्या लगता है पहले किसको पढ़ें? एमीन को। एमीन को पढ़ेंगे तो एमीन है कितनी बार? 4 बार। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, टेट्रा एमीन। इसके बाद आपको क्लोराइडो पढ़ना चाहिए, रीजन है कि क्लोराइडो की स्पेलिंग C से स्टार्ट हुई थी। क्लोराइडो भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो मोनोक्लोराइडो भी पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कि अगर सर जी अब हम क्या करें, तो भैया मोनोक्लोराइडो भी पढ़ सकते हो या क्लोराइडो भी पढ़ सकते हो। क्लोराइडो के बाद नाइट्रो। बेटा क्योंकि जगह आगे नहीं बची है, अब हम बेटा बाकी बचे हुए नाम को कहां लिखेंगे? नीचे। यार नाइट्रो भी हो गया, तो बचता कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु जिसका नाम है कोबाल्ट। अच्छा आप अब सोच करके बताइए, कोबाल्ट में एक चीज तो मैं लिखता हूं, आयन। अब आपको ऑक्सीकरण संख्या को ध्यान से देखना है। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या X -1 -1 0, और बराबर के दूसरी ओर ये वाली +1। सोचो -1 उधर जाएगा बराबर के दूसरी ओर, तो उधर जुड़ जाएगा जाके। क्या कहते हैं टोटल क्या बनेगा? थर्ड। और ज्यादातर में आपने देखा होगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, बहुत अगर खींच कर आगे जाएगा फोर्थ। तो उनको भी नामों को देख समझ पाए इसको कैसे करना था। अगले नंबर पर आ जाते हैं। बेटा ये नाम था, और इस नाम पर देखोगे तो लिगैंड तो NH3 ही केवल है, और वो भी 2 बार है, डाई एमीन। और बेटा सिल्वर,
और बेटा लास्ट में तो आपको रोमन अंक में उसका स्थान बताना है, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। क्या कहते हैं, इसका तो 0 हो गया, इसका x हो गया, 0 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ऊपर ऑक्सीकरण संख्या +1 ही हो जाएगी। फर्स्ट आप कहोगे तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, नहीं कहोगे तो भैया कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है नहीं। वहां कहता है उदासीन संकुल का नामकरण। संकुल अगर उदासीन हो अर्थात संकुल पर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो, समन्वय सत्ता पर ना तो निगेटिव चार्ज हो, डिस्चार्ज हो, तो उसको कैसे पढ़ेंगे या उसका नाम कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है। देखो सबसे पहले आप कह रहे थे लिगैंड की संख्या पढ़नी है, 4 है। 4 को बेटा आपसे पढ़वाएगा तो क्या बोलोगे? टेट्रा। CO को अगर आपको याद होगा कार्बोनिल कहते थे, कुछ लोगों ने तो इसको कार्बोनाइल इसको पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। इसके बाद आपको निकेल को पढ़ना है, निकेल। अब बेटा इसके नाम को अगर पढ़ना हो तो ये रोमन अंक वाला भी तो लगाते थे इसमें, और रोमन अंक लगाओगे, देखो कैसे लगाओगे यार, इस पर कितना चार्ज होता था याद करो भैया, याद करोगे, पुरानी बातों पर जोर डालोगे। इधर कहीं लिखा था कोई आवेश नहीं था, अगर इस पर भी आवेश नहीं था तो यहां भी 0, बाहर भी आवेश नहीं था वहां भी 0। अब यार भैया जब इतने 0 एक साथ दिखने लगे ना तो ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी हो जाती है? 0। समझ पर 0 लिखना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में वैसा आ रहा होगा, सर ये सबका 0 इसमें तो होना चाहिए, सबका 0 नहीं होना चाहिए, देखना भी। अच्छा इसमें तो एमीन भी ग्रुप है, क्लोराइडो भी है। एमीन को पहले पढ़ेंगे, रीजन है कि अल्फाबेट में पहले आता है, तो इसको पढ़ेंगे ट्राई एमीन, और फिर 3 बार ही क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइडो। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो भैया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दिया। लास्ट में ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी होती है, तो अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को आप निकालने की कोशिश करोगे, क्या देखो इसकी X NH3 पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज नहीं होते तो 0, एक क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है तो 3 क्लोरीन पर 3 निगेटिव, लिखूंगा मैं 1, लेकिन क्लोरीन कितने हैं? 3। क्या उधर की ओर कोई चार्ज है? नहीं, तो बराबर के दूसरी ओर आवेश की मात्रा कितनी लिखनी है? 0। अच्छा बताओ 3 का गुणा 1 में होगा माइनस में, तो -3 होगा, -3 बराबर के दूसरी ओर जाएगा +3, ऑक्सीकरण संख्या +3। इस पर आ जाते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ढूंढने निकलोगे तो ब्रोमाइडो, सल्फेटो और एक्वा। एक्वा सबसे पहले मिल रहा है, डाई, अरे ट्राई एक्वा 3 बार था, चलो ट्राई एक्वा। इसके बाद ब्रोमाइडो, और ब्रोमाइडो के बाद सल्फेटो, और सल्फेटो के बाद आपको लिखना है क्रोमियम। जगह मेरे पास नहीं है सामने लिखने के लिए, यहां नीचे लिखेंगे। क्रोमियम के बाद आपको यह बताना है इस बार कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। बेटा ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करोगे जी, इसके लिए 0, Br में 1 माइनस चार्ज होता है, SO4 में 2 माइनस चार्ज होते हैं, टोटल माइनस चार्ज कितने हो गए? 3, और उसको बैलेंस करने के लिए Cr चार्ज रखेगा +3। आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कैसे कि अगर ये माइनस चार्ज जितना बना रहे हैं उतना ही तो ये प्लस बनाएगा, तभी तो खत्म कर पाएगा। तो अगर ये -3 बना रहे तो ये +3 बनाएगा, उस हिसाब से भी आप लिख सकते थे, ऑक्सीकरण संख्या को निकाल भी सकते थे। अब आ जाते हैं ऋणायनिक संकुल का नामकरण। यार इसमें से एक बात और समझ लो, कभी भी ऋणायनिक संकुल का नाम पढ़ना हो तो जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम पढ़ लेते हैं तो नाम के लास्ट में 8 लगा देते हैं। इसको सुनो भी, देखो नाम के लास्ट में 8 का अर्थ क्या है। अगर कभी आपको ऋणायनिक संकुल दिखाई दे जाए और केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो तो नाम के लास्ट में कोबाल्टेट,
8 लगा देंगे नाम के लास्ट में। कोबाल्ट पढ़ना चाहिए था, 8 लगा देंगे तो कोबाल्टेट। क्रोमियम अगर लिखा हो केंद्रीय धातु परमाणु तो क्रोमियम को लास्ट में समाप्त करेंगे क्रोमेट, इस बात को ध्यान रखना। प्लेटिनम से खत्म हो रहा हो प्लेटिनेट। लोहे का नाम आयरन भी होता है और लोहे का नाम होता है फेरम भी। तो अगर ऋणायनिक संकुल है तो फेरम नाम को यूज करेंगे और नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे तो फेरेट। और कोई बचता है? कोबाल्ट हो गया, इन्हीं का नाम ही आता है। प्लेटिनम का, कोबाल्ट का, Fe का आता है। और अगर किसी का आएगा सिल्वर का आता है, तो सिल्वर तो नॉर्मली नाम है, लेकिन जब ऋणायनिक संकुल बनाएगा तो सिल्वर का को कहते हैं अर्जेंटम। तो नाम के लास्ट में 8 लगे तो अर्जेंटेट। तो इन्हीं के पर गूंजते रहते हैं नाम, तो बस इसी पर रखेंगे। कोई नया आता भी है सेंट्रल मेटल एटम, उसको बताएंगे वहीं पर। कॉपर आ जाए क्यूप्रेट, इस प्रकार से जिंक आ जाए जिंकेट, निकेल आ जाए निकलेट। तो इस प्रकार से आप नाम के लास्ट में 8 लगाओगे। देखो पढ़ते हैं पहले। अच्छा यार ये बताओ, इसको आयोडाइडो कहते हो, स्पेलिंग आई से स्टार्ट हुई। इसको कहते थे एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती। पहले इसी को पकड़ते हैं, ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही। एथाइलीन डाइएमीन। और इसके बाद अगर बेटा देखोगे आयोडीन 4 बार है, टेट्रा आयोडाइडो। बेटा इसके बाद आपको क्रोमियम लिखना था, लेकिन आपको पता है नाम के लास्ट में आप 8 लगाते थे, तो क्रोमियम ना लिखकर नाम क्या लिखोगे? क्रोमेट। अब ऑक्सीकरण संख्या बेटा देख लो, En की ऑक्सीकरण संख्या 0। एक आयोडीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो 4 आयोडीन पर 4 माइनस चार्ज। ध्यान रखना इस बात को, ये 4 माइनस चार्ज बराबर के उधर जाएंगे तो उधर भी 1 माइनस चार्ज मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात है, जब 4 माइनस चार्ज उधर जाएंगे तो ये तो प्लस बनेंगे जाके। उस प्लस 4 में से ये वाला माइनस घट जाएगा तो आएगा 3। क्या समझ नहीं पा रहे हैं आप? हैं? आ जाएगा। चलो इस पर आ जाते हैं। बेटा इसका नाम तो पहले 6 के लिए हेक्सा। बेटा Cn को साइनो। और बेटा Fe है, तो मैंने कहा था इसका एक नाम फेरम है, लेकिन लास्ट में 8 लगाना है तो फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो बड़ी आसानी से बता सकते हो। 1 Cn पर 1 निगेटिव चार्ज, तो 6 Cn पर 6 निगेटिव चार्ज। ये 6 निगेटिव चार्ज बराबर के दूसरी ओर जाएंगे तो 6 पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, और उन 6 पॉजिटिव चार्ज में 4 निगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बचा कितना? 2। अगले नंबर पर आ जाते हैं। बेटा 3 बार है तो ट्राई। ये ग्रुप को ऑक्सिलेटो कहते हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो। कोबाल्ट था तो मैं क्या कह रहा था कि नाम के लास्ट में 8 लगा देना है, कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक C2O4 जब लिखा होता है डबल माइनस चार्ज, तो 3 C2O4 पर कितने माइनस चार्ज हो गए? 6। और ये माइनस चार्ज का 6 उधर जाएगा बराबर उसे प्लस चार्ज 6, और प्लस चार्ज 6 में ये 3 माइनस चले गए तो प्लस चार्ज 3। लेकिन प्रॉब्लम अब थोड़ी सी ज्यादा है, जिसको कहते हैं समस्या जटिल है। और जटिल समस्या कब आती है? जब आपको दोनों प्रकार के आयन वाले संकुल मिला कर दे दिए जाते हैं। कहता सर जी संकुल तो अच्छे खूब मिलाए हैं, लेकिन ना तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज है ना किसी पर नेगेटिव। हम कैसे जाने? जो पहला है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज वाला है। नाम ध्यान देना, इनका नामकरण हमको खुद नहीं आता है, ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बेटा इनका नामकरण आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव संकुल है, ये नेगेटिव संकुल है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसीलिए मैंने लिखा दोनों प्रकार के आयनों वाले संकुल। नाम पक्का थोड़ा सा कठिन होने वाला है, तभी तो ऐसी कंडीशंस दी गई है।
बेटा बताओ, 6 पहले को पढ़ेंगे, यह धनायन वाला है संकुल, 6 बार NH3 है, हेक्सा एमीन। क्या इससे कोई परेशानी है? फिर इसको पढ़ेंगे क्रोमियम, बेटा ऑक्सीकरण संख्या की जगह छोड़ेंगे, नेक्स्ट पे जंप करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या की जगह छोड़ देना बेटा, इसमें लिखा है 6 के लिए फिर से हेक्सा, CN के लिए साइनाइडो या साइनो, हेक्सा साइनो, और बेटा कोबाल्ट है। लेकिन इस जगह बेटा बहुत ध्यान देना, यह धनायनिक संकर था, आपने नाम क्रोमियम पे खत्म किया था, बहुत अच्छा था, क्योंकि धनायनिक संकर का नाम क्रोमियम या कोबाल्ट पर ही खत्म हो जाया करता था। लेकिन बाद वाला कौन सा संकर है? ऋणायनिक, और ऋणायनिक संकर में नाम के लास्ट में आपको क्या लगाना होता है? 8। तो भैया कोबाल्ट के नाम के लास्ट में 8 लगाओगे तो बन जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या के लिए जगह यहां भी छोड़ेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इस चित्र को। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्रोमियम की भी X और कोबाल्ट की भी X। देखो ध्यान से इसको समझो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? Cn में 1 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो 6 की ऑक्सीकरण संख्या -6। क्या इसमें कुछ लिखा है? नहीं। -6 बराबर के उधर जाएगा तो +6। X और X कितना होगा? 2x। 2x बराबर +6, तो x बराबर +3। x की वैल्यू 3 आई है ना, तो बेटा 3 इसमें भी लिख देना और 3 इसमें भी लिख देना। इसको ज्ञात करेंगे। धन आयनिक संकर, ऋण आयनिक संकर। धन आयनिक संकर को नॉर्मल लिखेंगे, ऋण आयनिक संकर के नाम के लास्ट में 8 लगाना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। टेट्राएमीन, टेट्राएमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम रोमन अंक के लिए जगह छोड़ देंगे ऑक्सीकरण संख्या में। फिर टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो और प्लेटिनम लिखना था, लेकिन क्योंकि ऋणायनिक संकर है, प्लेटिनम के लास्ट में 8 लगाना जरूरी है, तो नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। फिर रोमन अंक में इसके लिए भी बाद में जगह छोड़ेंगे। अब देखो इसको भी वही करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या X, तो प्लेटिनम की यहां भी ऑक्सीकरण संख्या X, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो 4 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -4। बेटा -4 से 4 बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा +4। x और x मिलकर बनाएगा 2x, ये 2x उस 4 को काटेगा तो कितनी बार में? 2 बार में काटेगा, तो सेकंड। कुछ बच्चे तो ऐसे भी समझ लेते हैं, देखो जिनको वो सारी बातें दिमाग में काम ना करें। बेटा ऑक्सीकरण संख्या माइनस में टोटल कितनी थी? 4। बैलेंस करना है आपको, +2 ये रख दो, +2 ये रख दो, तो प्लस की भी 4 हो गई, माइनस की भी 4 है, हो गया काम। आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो इस प्लेटिनम पर भी 2 और लास्ट वाले प्लेटिनम पर भी 2, ऐसे भी सोच सकते थे। लेकिन अगर ऑक्सीकरण संख्या को निकाल कर दिखाया जाए, या जो विधि से मैं बता रहा हूं उस विधि से समझा जाए, वो सबसे बेटर प्रोसेस है, ऐसा मैं समझता हूं। लास्ट वाले का नाम है, अभी मैं क्या सोचता हूं, लास्ट वाले का नाम छोड़ते हैं कि लिख के दिखाएं? छोड़ दें। इसकी भी x मानोगे, इसकी भी x मानोगे, तो 2x तो ये हो जाएगा। C2O4 में से 1 की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 3 की ऑक्सीकरण संख्या -6, -6 बराबर के उधर जाएगा +6, 2x बराबर +6, तो x बराबर 3, ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी। इस क्रोमियम के नाम के लास्ट में 8 जरूर लगाना, क्रोमेट कर लेना।
देखना ना आएगा तो हमको बताना कि, हालांकि जब एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे तो और भी बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं आप फिर।